पिछली कड़ी में हमने अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियानों की चर्चा की थी। इन अभियानों के फलस्वरूप खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने देवगिरी, वारांगल, द्वार समुद्र तथा मदुरा को जीतकर उन्हें खिलजी सल्तनत के अधीन कर लिया तथा खिलजी का साम्राज्य उत्तर में मुल्तान, लाहौर तथा दिल्ली से होता हुआ दक्षिण में द्वार समुद्र तथा मदुरा तक, पूर्व में लखनौती तथा सोनार गांव से होता हुआ पश्चिम में ठट्टा तथा गुजरात तक विस्तृत हो गया था। अलाउद्दीन की सफलता के कई कारण थे। वह जानता था कि भारतीय राजाओं में राष्ट्रीय गौरव एवं धार्मिक गौरव की बजाय निजी गौरव, कुलीय गौरव एवं जातीय गौरव की भावनाएं अधिक हैं। भारतीय राजा परस्पर संगठित होकर शत्रु का सामना करने के स्थान पर अपने पड़ोसियों के विरुद्ध विदेशी शत्रु की सहायता करते थे। अलाउद्दीन ने उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिण भारत में भिन्न नीति का अनुसरण किया। उत्तरी भारत के विजित राज्यों में उसने मुस्लिम गवर्नरों की नियुक्तियां की, जबकि विंध्य पर्वत के उस पार के राज्यों को उसने अपने राज्य में नहीं मिलाया, अपितु वहां के राजाओं की औरतों और धन को लूटकर राज्य उन्हीं के पास बने रहने दिए। दक्षिण भारत के सैनिक अभियानों में अलाउद्दीन का एकमात्र लक्ष्य दक्षिण की विपुल संपत्ति को लूटना था, ताकि वह अपनी विशाल सेना का व्यय चला सके और अपने शासन को सुव्यवस्थित रख सके। अलाउद्दीन खिलजी यह जानता था कि सुदूर दक्षिण पर दिल्ली से शासन करना असंभव था। अतः उसने देवगिरी, तेलंगाना, द्वार समुद्र तथा मदुरा पर विजय तो प्राप्त की, परंतु उन्हें अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्न नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी लंबी अवधि तक दिल्ली से अनुपस्थित रहने के दुष्परिणामों से परिचित था। उसे तुर्की अमीरों के विद्रोहों तथा मंगोलों के आक्रमणों का सदैव भय लगा रहता था। इसलिए उसने राजधानी दिल्ली को कभी असुरक्षित नहीं छोड़ा तथा दक्षिण विजय का कार्य अपने सेनापतियों को दिया। यद्यपि सुल्तान अलाउद्दीन मलिक काफूर पर विश्वास करता था और उसी को प्रत्येक बार दक्षिण भारत के अभियानों पर प्रधान सेनापति बनाकर भेजा करता था, तथापि वह मलिक काफूर पर अपना पूरा नियंत्रण रखने का प्रयास करता था। वह मलिक काफूर के साथ जूना खां तथा अल्प खां आदि अन्य सरदारों को भी भेजता था, जिससे काफूर को विश्वासघात करने का अवसर न मिल सके। सुल्तान जब काफूर को दक्षिण भारत के अभियानों पर भेजता था, तब वह उसे विस्तृत आदेश देता था। काफूर के लिए उन आदेशों की पालना करना अनिवार्य था। दक्षिण में मिली अपार सफलताओं के उपरांत भी कुछ इतिहासकारों ने अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों को विफल माना है। उनके अनुसार अलाउद्दीन दक्षिण भारत को अपने अधीन बनाए रखने में विफल रहा। देवगिरी तथा होयसल राज्यों ने तो पराजय स्वीकार करके अलाउद्दीन से सहयोग किया, किंतु तेलंगाना ने कभी सहयोग तो कभी विरोध किया। पांड्य राज ने अधीनता ही स्वीकार नहीं की। देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव ने दिल्ली को कर देने से मना कर दिया। इस कारण मलिक काफूर को पुनः दक्षिण राज्यों के विरुद्ध अभियान पर भेजना पड़ा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अलाउद्दीन की दक्षिण नीति सफल रही, क्योंकि वह दक्षिण भारत को अपने प्रत्यक्ष शासन में नहीं रखना चाहता था। वह उन राज्यों से धन लूटने तथा उन्हें करद राज्य बनाकर उनसे कर वसूलना चाहता था। अपने इस उद्देश्य में वह पूरी तरह सफल रहा।
अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य की सुरक्षा एवं शासन दोनों की मजबूती के लिए सेना को प्रमुख आधार बनाया। उसने सेना को पूर्ववर्ती सुल्तानों की तुलना में अधिक वेतन दिया। सेना के संबंध में प्रत्येक निर्णय वह स्वयं लेता था तथा इस कार्य में सहायता के लिए उसने आरिजे मुमालिक नामक नवीन पद का सृजन किया। सेना में वही लोग भर्ती किए जाते थे जो घोड़े पर चढ़ना, अस्त्र शस्त्र चलाना तथा युद्ध करना जानते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को व्यस्त एवं सक्रिय रखने के लिए हर समय किसी न किसी युद्ध में नियोजित करे रखा। शांति काल में वह सैनिकों को उनके शिविरों में नहीं रहने देता था, अपितु उन्हें शिकार खेलने के लिए जंगलों में भेज देता था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना में घुड़सवार सैनिकों की प्रधानता थी, अतः उसने अश्व विभाग के सुधार पर विशेष रूप से ध्यान दिया। उसने बाहर से अच्छी नस्ल के घोड़ों को मंगवाया। मंगोलों के परास्त होने पर सुल्तान को लूट में अच्छे घोड़े प्राप्त होते थे। दक्षिण भारत के राजाओं को परास्त करके भी कुछ अच्छे घोड़े प्राप्त किए गए। राज्य ने अच्छी नस्ल के घोड़े उत्पन्न करने की भी व्यवस्था की। सुल्तान ने घुड़सवार सैनिकों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया और प्रत्येक श्रेणी के सैनिकों का वेतन निश्चित कर दिया। पहली श्रेणी का सैनिक 2 से अधिक घोड़े रखता था, दूसरी श्रेणी का सैनिक केवल 2 घोड़े और तीसरी श्रेणी का सैनिक केवल 1 घोड़ा रखता था। सैनिकों को जागीर देने की प्रथा हटा दी गई और उन्हें नगद वेतन दिया जाने लगा। प्रायः लोग सैन्य प्रदर्शन के समय अथवा रण क्षेत्र में घोड़े तथा सवार लाकर दिखा देते थे, जबकि वे घोड़े तथा सवार वास्तव में युद्ध में भाग नहीं लेते थे। इस बेईमानी को रोकने के लिए सुल्तान ने सैनिकों का हुलिया लिखवाने की प्रथा चलाई। फलतः प्रत्येक सैनिक को एक रजिस्टर में हुलिया लिखवाना पड़ता था। सैनिक सदैव अच्छे घोड़े नहीं रखते थे, इसलिए सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई, जिससे सैनिक झूठे घोड़े दिखाकर सुल्तान को धोखा न दें। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना की व्यवस्था की। यह सेना राज्य की सेवा के लिए सदैव उपस्थित रहती थी। इस स्थायी सेना में 4,75,000 सैनिक होते थे। सुल्तान ने उन समस्त किलों की मरम्मत करवाई जो मंगोलों के मार्ग में पड़ते थे। उसने बहुत से नए दुर्ग भी बनवाए। इन दुर्गों में उसने योग्य तथा अनुभवी सेनापतियों की अध्यक्षता में सुसज्जित सेनाएं रखीं। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने परंपरागत सैनिक शासन की अनेक पुरानी व्यवस्थाएं छोड़ दी तथा नई व्यवस्थाएं अपनाईं। सेना को अत्यंत विशाल बना दिया तथा उसे हर समय व्यस्त रखा। इतनी विशाल सेना को उच्च वेतन देने के लिए धन की नियमित आवक सुनिश्चित कर दी। सेना में पैदलों की बजाय घुड़सवारों तथा अनियमित सैनिकों की बजाय नियमित सैनिकों की व्यवस्था की। अलाउद्दीन खिलजी ने तुर्की अमीरों पर अपनी निर्भरता कम कर दी तथा उनके स्थान पर भारतीय मूल के ख्वाजा सरा मलिक काफूर को राज्य का नायब एवं सेनापति बनाकर उसे विजय प्राप्त करने का अवसर दिया, ताकि तुर्की अमीरों का घमंड तोड़ा जा सके। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने यह सिद्ध कर दिया कि उच्च वंशीय पढ़े लिखे तुर्की अमीरों की बजाय अनपढ़ लोग भी बेहतर शासन कर सकते हैं। अगली कड़ी में देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में वेश्याएं सस्ती थीं और घोड़े महंगे। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।